हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश मेडवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और आज के इस क्लास में हम सब विश्व इतिहास के अंतर्गत बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या रहा, उसका परिणाम क्या रहा, ये हमारे इस सेशन का जो कह सकते हैं चर्चा का जो केंद्र होगा वो केंद्र यही होगा। ठीक है, यानी कि आज की इस क्लास में हम सब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जो इतना बड़ा युद्ध था, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए, जिसमें लाखों करोड़ों डॉलर जो है वो खर्च हुए थे, इन सारी जो है कह सकते हैं कि इतने विशाल और इतने बड़े युद्ध का जो कारण था वो कारण क्या था, हम लोग इस बात को समझने की आज के इस क्लास में कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब फटाफट जुड़ रहे होंगे और आज इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। और देखिए, जब हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं, ठीक है, तो विश्व युद्ध की जब हम बात करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका के क्षेत्र में लड़ा जाने वाला युद्ध था, और इसमें लगभग 37 देशों ने भाग लिया था। और उसमें से बहुत सारे देशों की जो है कह सकते हैं उस समय जो अपनी साम्राज्य विस्तार की वजह से जो जाना जाता था, अपने विशाल साम्राज्य की वजह से जो जाना जाता था, उस विशाल साम्राज्य का पतन हुआ था। उसमें से ऑस्ट्रिया हंगरी जो साम्राज्य था उसका पतन हुआ, रूसी साम्राज्य का पतन हुआ, इसी तरह से जर्मनी का जो है उसका भी डिक्लाइन हुआ, और तुर्की ओटोमन साम्राज्य का फाइनली, हम जिसको कहते हैं ना स्टर्न जब प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, जो हमने पिछले कुछ क्लासेस में आपको जानकारी दी थी, वो जो पूर्वी समस्या है, उस पूर्वी समस्या का एक प्रकार से कह सकते हैं कि तुर्की से जुड़ी हुई समस्या थी, और तुर्की के कमजोर होती जो व्यवस्था थी या उसका जो साम्राज्य था, उसका लाभ उठाने की कोशिश थी। यूरोपीय देशों में आपस में एक संघर्ष था, और उस संघर्ष के मतलब जो चरम परिणति की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि तुर्की ओटोमन साम्राज्य का जो पतन हुआ, वो पतन जिसमें सेवर की संधि की गई थी, उसके अंतर्गत तुर्की ओटोमन साम्राज्य को कई टुकड़ों में बांट दिया गया। एक प्रकार से उसका डिक्लाइन हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। तो तुर्की ओटोमन साम्राज्य का पतन हुआ, यानी कि ऐसे ऐसे मतलब विशाल जो साम्राज्य था या उसका एक असर था, उसका विश्व में एक प्रकार से उसका जो प्रभाव था, वो प्रभाव क्या होता है कि खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में एक बहुत ही भयावह युद्ध था। मनुष्य की जो कह सकते हैं कि उसके जीवन पर असर डालने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पिछले सभी युद्धों से यह एक बहुत बड़ा युद्ध था, और इसी वजह से विश्व युद्ध को हमें जो है आज के इस क्लास में समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विश्व युद्ध कारण और परिणाम है। ठीक है, इसमें जो है अगर हम बात करें विश्व युद्ध के संदर्भ में, तो आप यहां पे देखिए कि अफ्रीका हो गया, अफ्रीका और एशिया हो गया, या फिर अफ्रीका एशिया और साथ में जो है यूरोप का, ये सारा जो देश है ना, ये देश किसी ना किसी रूप में जो है वो क्या कि प्रभावित हुआ था। अगर हम यहां पे देखें, ठीक है, तो ये देखिए ये इटली का क्षेत्र है। इटली जो है, इसमें देखिए दो बात ध्यान रखना है कि एक बात ये है कि इसमें क्या है ना कि दो गुट के बीच हुआ मतलब होने वाला युद्ध था, है ना, दो गुट था। उसमें एक पूर्वी मोर्चा कह सकते हैं, पश्चिमी मोर्चा कह सकते हैं, या फिर एक जो है एक्सिस नेशन था और दूसरा हो जाएगा एलाइड नेशंस, यानी मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। इन दो गुटों के बीच होने वाला युद्ध था। ठीक है, तो उस युद्ध में अगर शामिल देश की बात करें, ठीक है, तो वो देश क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, इसमें तो मुख्य रूप से कुछ देशों ने अपने स्वार्थ के लिए किया था, तो फिर क्यों वर्ल्ड वार कहा गया? तो वर्ल्ड वार इसलिए कहा गया क्योंकि दुनिया के विभिन्न देशों पर इसका असर पड़ा। ठीक है, कुछ देश स्वार्थ की वजह से लड़ते हैं, स्वार्थ की वजह से रूस और यूक्रेन लड़ रहा है, तो रूस और यूक्रेन लड़ रहा है, तो उसमें नाटो देश शामिल हो गया कि नहीं शामिल हो गया? ठीक है, वो डायरेक्टली शामिल नहीं, इनडायरेक्ट रूप में तो शामिल है ना। तो यहाँ पर अमेरिका के साथ जो है इजराइल भी है। ठीक है, खुलकर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रकार से मानसिक संधि तो है। जापान, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना जो है वो रूस का खुलकर सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मानसिक संधि तो है कहीं जो है। तो कहने का मतलब है कि दो देश लड़ते हैं, कारण जो कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो इसमें जो ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था फर्डिनेंट ड्यूक जो है, उसकी हत्या एक कह सकते हैं सर्व
राष्ट्रवादी कोई एक लड़के के द्वारा, युवक के द्वारा कर दिया जाएगा, इससे ये एक विश्व युद्ध के रूप में परिणत हो जाएगा, इस बात की कल्पना थोड़ी किया था उसने। जिसने भी इसकी शुरुआत की थी, ठीक है, सराजेवो हत्याकांड की को जिसने जन्म दिया था, उसने कभी ये थोड़ी सोचा था कि इस हत्याकांड से एक विश्व युद्ध का जन्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि स्थानीय किसी मुद्दे से प्रारंभ होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कह रहे हो कि इसका जो है इसको हम विश्व युद्ध क्यों कहेंगे, तो आप देखिए ऑस्ट्रिया जो है वो क्या करता है, सर्बिया का सर्व राष्ट्रवादी नेता जो है, कोई एक लड़का होता है, वो ऑस्ट्रियाई राजकुमार की हत्या कर देता है। तो कहां पे हत्या होता है, बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी जो है सराजेवो में। अब मेरी बात समझिएगा कि ये बोस्निया हर्जेगोविना जो था वो ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था, ऑस्ट्रिया के अधीन था, लेकिन बोस्निया हर्जेगोविना के जो लोग थे वो अधिकांशतः सर्ब जाति के थे। तो सर्ब जाति का होने की वजह से सर्बिया जो एक अलग राष्ट्र था, वो सर्बिया जो है वो ये कहता था कि भाई ये तो हमारे ही भाई वहां पे रह रहा है, तो भाई ऑस्ट्रिया का कौन होता है उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए। इसलिए बोस्निया हर्जेगोविना में सर्ब आबादी बहुल होने की वजह से वो सर्बिया का हिस्सा है। ऑस्ट्रिया बोलता था नहीं मेरा हिस्सा है, ठीक है, वो मेरे कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल के अधीन किया गया है तो किया गया है, तो भाई चाहे आप सर्ब हो चाहे कोई भी हो, लेकिन वो मेरा क्षेत्र है। सर्बिया कहता था मेरा क्षेत्र है। सर्बिया के पीछे सपोर्ट कौन करेगा, रूस करेगा। क्यों? क्योंकि रूस भी सर्ब स्लाव या सर्ब को मानता है, ठीक है, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानता है, तो रूस किसका करेगा, सर्बिया का सपोर्ट करेगा। ऑस्ट्रिया जो है वो क्या है कि किस बोस्निया हर्जेगोविना को अपने कंट्रोल में रखेगा, तो जो ऑस्ट्रिया है उसके पीछे कौन है, जर्मनी है। तो अगर जर्मनी ऑस्ट्रिया का सपोर्ट कर रहा है तो उधर सर्बिया का सपोर्ट कौन कर रहा है, रूस कर रहा है। और रूस का विरोधी कौन है, तुर्की है, तुर्की ऑटोमन साम्राज्य है। तो तुर्की ऑटोमन साम्राज्य क्या करेगा, रूस के अगेंस्ट में वो ऑस्ट्रिया का सपोर्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह से रूस का विरोधी जो है ब्रिटेन और फ्रांस भी है, तो ब्रिटेन फ्रांस जो है वो किसका सपोर्ट करेगा, तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक बात, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, वो बाद की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटेन और फ्रांस भी इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है, क्योंकि रूस जब वो भूमध्य सागर के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा तो कहीं ना कहीं फ्रांस भी प्रभावित होगा, कहीं ना कहीं ब्रिटेन भी प्रभावित होगा। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस है वो ब्रिटेन और फ्रांस के साथ जो है वो क्या है कि वो खड़ा होता है, ठीक है, जबकि इधर जो है जर्मनी है, इटली है, ऑस्ट्रिया हंगरी का क्षेत्र हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं स्टार्ट तो किसी खास मुद्दे को लेकर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड जो है वो कहीं ना कहीं हर देश है, और हर एक देश है तो जाहिर सी बात है कि उसके कहीं पर ना कहीं युद्ध की जो अग्नि है, उसके जो दावानल है, वो दावानल से जाहिर सी बात है और सारे देश भी झुलस जाएंगे, और उसी के आधार पर जो है उसमें शामिल है। आज अमेरिका नहीं शामिल होना चाहता था। आप सोचिए अमेरिका कब शामिल हुआ, 1917 के आसपास में। क्यों शामिल हुआ, तो जर्मनी जो है वो क्या है, इतना बड़ा एक प्रकार से जो है कह सकते हैं इतना ओवरवेल्म्ड हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है कि वो एक पनडुब्बी को जो है वो अपने एक पनडुब्बी से एक व्यापारिक जहाज को जो है वो गिरा देता है। ब्रिटेन का कोई एक व्यापारिक जहाज होता है, उस व्यापारिक जहाज को वो डुबो देता है। तो उसमें जो 200 लगभग 200 के आसपास जो है जो उसमें सवार जो लोग थे वो लोग मारे गए। उसमें से करीब करीब 110-20 के आसपास में अमेरिका के नागरिक थे, तो अमेरिका को मजबूरन इसमें शामिल होना पड़ा, ठीक है। इंग्लैंड जो है वो क्यों शामिल हुआ, तो इंग्लैंड के शामिल होने का कारण ये था कि जर्मनी जो है बेल्जियम पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बेल्जियम पर हमला कर देता है, और ब्रिटेन ये जानता है कि अगर बेल्जियम उसके कंट्रोल में चला जाएगा तो ये जर्मनी जो है वो क्या होगा कि वो एक प्रकार से ब्रिटेन पर भी फिर हमला करेगा। तो फ्रांस भी जाकर जो है वो क्या हो जाता है, वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि वास्तव में मुद्दा जो है दो देश के बीच, ऑस्ट्रिया और सर्बिया का मामला था। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, ये ऑस्ट्रिया और सर्बिया का मामला था, लेकिन ये मामला धीरे धीरे फैलता गया ना किसी न किसी रूप में, और वो धीरे धीरे क्या किया, विश्व युद्ध का एक रूप जो है वो धारण कर लेता है। तो इसलिए जो है आप ये नहीं कह सकते हो कि दो स्थानीय केवल मुद्दे हैं। स्थानीय केवल मुद्दा होने से जो है वो क्या है कि नहीं होगा, इसका जो है वो क्या है कि कहीं ना कहीं आपको इसका असर जो है वो क्या है कि देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं जो बात कर रहा था ये इटली है, इसके बाद ये ऑस्ट्रिया हंगरी का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। यही है सर्बिया, ये सर्बिया है, ठीक है। इसके बाद ये बुल्गारिया है, ठीक है, ये रोमानिया है,
ठीक है। इसके बाद ये ग्रीस का क्षेत्र है, ये अल्बानिया का क्षेत्र हो गया, ये मोंटेनिग्रो का क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब आप देखो ये जो है जर्मनी कहां पे है, जर्मनी जो है आप देखिए फ्रांस, ये जर्मनी का ये हिस्सा है, ठीक है, और ब्रिटेन यहां पर है, ठीक है। और जर्मनी के बगल में ही देखिए बेल्जियम है ना, तो जर्मनी जब बेल्जियम पर कंट्रोल करेगा या आक्रमण करेगा तो बेल्जियम और इंग्लैंड या फ्रांस जो है ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, तो ब्रिटेन ये जानता था कि ये इस पर हमला किया, इसको अपने कंट्रोल पर किया नहीं कि ये हमारे मतलब समुद्री इलाके के नजदीक पहुंच जाएगा। फ्रांस के साथ भी ऐसा ही था। तो ये सब जो है आपको यहां पर एक दो बातें समझनी होगी, और वो क्या समझना है, पूरा मैकेनिज्म को अगर आप समझोगे तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर जाएंगे, आप लिख लोगे, ठीक है ना। देखिए ये सब बात कब हो रही है, 1914 से 18 के बीच। इसके पहले की अगर हम बात करें, ठीक है, ये 1914 से 18 आप 4 साल का युद्ध का स्पैन है, वो सही है, लेकिन इसके कारण को अगर टटोलोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये पिछले 40-50 सालों से इस तरह का जो है वो तैयार हो रहा था। और वो तैयार जो हो रहा था, परिस्थितियां या पृष्ठभूमि जो तैयार हो रही थी, वो कैसे तैयार हो रही थी, इसको आप समझिए। सबसे पहली चीज आप देखिएगा कि अगर हम जो है कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद का जब हम दौर देखते हैं ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, बल्कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले जो वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण होता है, बुलियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है, आपको शायद पता होगा, हमने आपको बताया भी था, ठीक है ना, पता होने की बात क्या है, बताया था हमने कि बुलियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है, उस बुलियनिज्म के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी देश की समृद्धि का आधार उस देश के पास मौजूद सोने और चांदी के भंडार से मापा जाता था। और यह कहा जाता था कि सोना और चांदी जिस देश के पास जितना ज्यादा होगा वह देश उतना ही पावरफुल होगा, उतना ही समृद्ध होगा, उतना ही रिच होगा, और जिसके पास कम होगा वो कम रिच होगा। जिसके पास सोना है उसको और सोने की प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए, और प्राप्ति अगर ना हो तो कम से कम अपने पास मौजूद जो सोने का भंडार है उस भंडार को किसी भी सूरत हाल में उसको कम नहीं होने देना है, ठीक है। जिस देश के पास सोना नहीं है उसे सोना प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, और इस कोशिश में अगर उसको किसी देश पर आक्रमण ही क्यों ना करना पड़े, उसको अपना उपनिवेश ही क्यों ना बनाना पड़े, वो सब करते रहना चाहिए। ये बुलियनिज्म का कॉन्सेप्ट था, और इसके अंतर्गत क्या है कि बहुत सारे देश जो है वो साम्राज्य का विस्तार करते हैं, विश्व के भिन्न देशों के साथ जाकर व्यापार करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है ब्रिटेन में, और उसके बाद फिर अन्य देशों में होने लगता है, अन्य देशों में होने लगता है। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब होता है तो थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि जो टारगेट होता है वो टारगेट चेंज हो जाता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, रॉ मटेरियल्स चाहिए आपको, मार्केट चाहिए आपको, सीरियल्स चाहिए था यानी अनाज चाहिए था, खाद्यान्न चाहिए था, ये सब भी आपको जो है प्राप्त करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि एक साम्राज्य विस्तार का एक होड़ जो है, खासकर पश्चिमी यूरोप के जो नवोदित राष्ट्रीय राज्य थे, उन सारे राष्ट्रीय राज्यों में जो है वो क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। उसमें पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, इसके बाद नीदरलैंड हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, ये सारे देश जो है वो क्या करते हैं कि उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसमें ब्रिटेन जो है बहुत हद तक सफल होता है, ब्रिटेन ही सबसे ज़्यादा सफल होता है, और पूरी दुनिया में एक ऐसे विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी भी सूर्यास्त नहीं होते। यानी कि इस दौरान आप पुर्तगाल का नाम सुनते हैं, स्पेन का, फ्रांस का नाम सुनते हो, नीदरलैंड का नाम सुनते हैं, आप ब्रिटेन का नाम सुनते हो, लेकिन क्या जर्मनी का नाम सुनते हैं, क्या आप इटली का नाम सुनते हैं? क्या जर्मनी का कोई जहाज हिंदुस्तान आया था व्यापार करने? क्या इटली का कोई जहाज हिंदुस्तान आया था व्यापार करने के लिए? नहीं। हम लोग पुर्तगाल, स्पेन, हम लोग पुर्तगाल, डच, इंग्लिश, डेनी और फ्रांसीसी, बस हम लोग इतने की बात करते हैं, लेकिन हमने इटली और जर्मनी की बात नहीं की, या देश या उस तरह का जो है वो क्या है कि इटली और जर्मनी का कोई ऐसा साम्राज्य की जो विस्तार करने की नीति है उस तरह की कोई बात पता चल नहीं पाती। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों था। तो हमने आपको बताया था कि साम्राज्य या कह सकते हैं कि एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में जो इटली और जर्मनी था ना, उसका उत्थान अपेक्षाकृत बहुत बाद में हुआ। पुर्तगाल, स्पेन और ब्रिटेन, फ्रांस से सबकी तुलना में इसका जर्मनी और इटली का बहुत बाद में हुआ। आप कह सकते हो कि ब्रिटेन और जो कह सकते हैं कि फ्रांस वगैरह का
एक नेशन राष्ट्र के रूप में जो इमरजेंस था, जो उद्भव था। मेरी बात आपको समझ में शायद आ रही होगी कि नेशन राष्ट्र कहने का मतलब है कि पहले वहां पे सामंतवादी व्यवस्था थी ना, तो सामंतवाद की जो व्यवस्था थी उसमें राज्य जो है, देश जो है, कोई भी देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त होता है। तो छोटे छोटे राज्य में जितना विभक्त होगा वहां पर राष्ट्रवाद की भावनाएं उतनी ही विखंडित होगी। लेकिन जब धीरे धीरे उस सब में एकता स्थापित होती है तो नेशनलिज्म का, इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म जो है उसका क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, तो ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह सब में सामंतवाद का, मध्यकाल का जो सामंतवाद था उसका धीरे धीरे अंत होने लगा था, और वहां पर क्या होता है, इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट होता है, यानी ब्रिटेन फ्रांस के रूप का एक आदि देशों का एक राष्ट्र के रूप में उसका उत्थान प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जर्मनी और इटली की अगर हम बात करें तो इसमें क्या था ना कि इसमें एक प्रकार से सामंतवाद बहुत दिनों तक, बहुत बाद के समय तक हावी रहा, और बहुत बाद के समय तक हावी रहने की वजह से वहां पर राष्ट्रवाद की जो भावनाएं थी वो भावनाएं जो है विखंडित रही बहुत सालों तक। लेकिन फिर क्या होता है कि आप देखते हैं कि जर्मनी में बिस्मार्क होता है, ठीक है, उसके बाद इटली में गैरीबाल्डी वगैरह, काबूर वगैरह सब, मेजीनी, है ना, ये सब क्या करते हैं, मिलते हैं, आप मतलब कह सकते हैं सब अपने अपने देश के यूनिफिकेशन की जो है वो कोशिश करते हैं। तो इटली जो है सार्डिनिया, पिडमांट के नेतृत्व में, और जर्मनी जो है बिस्मार्क के नेतृत्व में, प्रशा के नेतृत्व में जो है वो क्या होता है कि वो अपना यूनिफिकेशन 1870-71 तक जो है वो कर लेता है। तो जब 1870-71, आप सोचिए 1870-71 में जाकर उसका एक प्रकार से क्या होता है कि उसका एक राष्ट्र के रूप में उदय होता है। अदरवाइज वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। हमने आपको बताया इटली 300 से अधिक राज्य में, उसी तरह से जर्मनी भी कई टुकड़ों में जो है विभक्त था। तो वहां पर क्या होता है कि जब 1870-71 के आसपास में जब जर्मनी और इटली का एक प्रकार से एक राष्ट्र के रूप में उसका यूनिफिकेशन जब संपन्न होता है, तो जाहिर सी बात है कि भाई और सारा देश पर जब नजर डाला तो देखा कि ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, पुर्तगाल हो, ठीक है, वो सारे देश, विशेषकर ब्रिटेन और फ्रांस की अगर हम बात करें तो उसकी नज़र वहां पर जो है थी, और उसने देखा कि अरे बाप रे बाप, ये सब ने तो इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया है। जैसे कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति पहले से जागा हो, वो लगातार दौड़ रहा है, ठीक है, वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया, एक तरह से समझ लीजिए प्राप्त किए बैठा हुआ है, तब तक जो है कुछ व्यक्ति जो है उसका जागना होता है, जो एकदम भयंकर तंद्रा में, नींद में जो है एकदम सोया हुआ था। तो वो जब उदय उठता है तो देखता है कि अरे ये सारे देश जो हमारे प्रतियोगी हैं वो सब कहां से कहां पहुंच गए, हम तो बहुत पीछे रह गए। तो वो क्या करता, वो तेजी से, वो क्या करेगा ना, वो पहले जो देश कह सकते हैं कि जो अपनी मुकाम हासिल कर लिया है, वो जिस गति से अपनी मुकाम को हासिल किया ना, जो इटली और जर्मनी जैसा जो देश होगा जो लेट से जागा, वो उससे ज्यादा तेजी से भागने की कोशिश करेगा, और यहां पे जो राष्ट्रवाद होगा ना वो उग्र राष्ट्रवाद में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको जो कहते हैं अंध राष्ट्रवाद, ये एकदम फिर साम दाम दंड भेद, मतलब हिंसा, प्रतिहिंसा, जो भी तरीके होंगे उन सारे तरीकों को वो अपनाएगा, जल्दी से जल्दी ब्रिटेन या फ्रांस जैसे साम्राज्यवादी देश के बराबर अपने को खड़ा करने के लिए। तो इससे क्या होगा ना, इससे माहौल एकदम खराब होने लगेगा। ठीक है, इससे माहौल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ब्रिटेन सशंकित हो जाएगा, फ्रांस सशंकित हो जाएगा, उसको लगने लगेगा अच्छा। और क्या होगा कि जो जर्मनी इटली है, अब वो तो ये देख रहा है ना कि भाई फ्रांस और ब्रिटेन जो है उसने बहुत पहले से शुरुआत की है और उसने पूरे दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया है। तो जर्मनी और इटली क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि भाई अब हम कहां साम्राज्य का विस्तार करें, अब हमारे पास तो कोई क्षेत्र ही नहीं बचा है कि हम जाके अपने साम्राज्य का विस्तार करें, अपना उपनिवेश स्थापित करें। तो ये करेगा क्या, ये करेगा ब्रिटेन और फ्रांस के कब्जे वाला जो क्षेत्र होगा ना, उसी क्षेत्र को उससे छीनने की कोशिश करेगा, और ये जो छीना झपटी वाला एक दौर स्टार्ट होगा, याद रखिएगा, यही तब्दील हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है अंततः जो है विश्व युद्ध में। मेरी बात आप शायद समझ रहे होंगे। अगर आप यहां पे देखिए, इस बात को अगर आप समझो तो देखिए यहां पर इसका जो है क्या है कि ये हम आपको कारण बता रहे हैं। यहां पे देखिए साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, ठीक है, आप देख रहे हो ना, ये साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा है, औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, इस सब को जो है आप यहां पर एक चीज को शामिल कर सकते हैं, इस बात को देख सकते हो।
एवं देखिए क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा है, औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की बात कर सकते हैं। और इस सब से क्या होगा, ठीक है, यहीं से जो है क्या होगा, उग्र तथा विकृत राष्ट्रवाद। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 1789 एडी में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी, उस फ्रांसीसी क्रांति का असर दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में पड़ा। दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में राष्ट्रवाद जैसी भावनाओं का विकास हुआ। लोकतांत्रिक, उदारवादिता, इस तरह की जो है भावनाओं का क्या होता है, विचार होता है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, है ना, इन सारी भावनाओं का, विचारों का, नए नए विचारों का जो है वो क्या होता है, संप्रेषण होता है दुनिया के विभिन्न देशों में। तो यही जो राष्ट्रवाद का जो अलग है, फ्रांस की क्रांति ने विभिन्न देशों में जगाया। ये आप कह सकते हो कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जाते जाते कुछ देशों में ये अंध राष्ट्रवाद में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए दोनों में फर्क क्या है, राष्ट्रवाद और अंध राष्ट्रवाद में फर्क क्या है, ये चीज समझ लीजिए। राष्ट्रवादी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उग्र राष्ट्रवादी होना, अंध राष्ट्रवादी होना, ये गलत बात है। ठीक है, क्यों, अब आप ऐसे समझो। राष्ट्रवाद का विकास, राष्ट्रवादी होने का मतलब है हम अपने देश की तरक्की चाहते हैं। हर एक व्यक्ति को चाहना चाहिए अपने अपने देश की तरक्की की चाह, हर एक देशवासी को जो है वो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हमारे देश की तरक्की हो, भले ही किसी अन्य देश का पतन क्यों ना हो जाए, यानी किसी अन्य देश के पतन की कीमत पर भी अगर हमारे देश की तरक्की हो रही है तो हमें उसको अपना लेना चाहिए। उस दूसरे देश का पतन हो जाए, बर्बाद हो जाए, उससे क्या मतलब है, वो उससे हमारा क्या मतलब है। हम अपने देश की तरक्की चाहते हैं, और इस कोशिश में वो साम दाम दंड भेद कुछ भी, यानी कि दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में ये हो रहा है कि देश की तरक्की हो रही है दोनों स्थिति में, चाहे आप राष्ट्रवाद करिए चाहे अंध राष्ट्रवाद करिए। लेकिन मतलब अंतर यह है कि जब पहले वाले में हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं, दूसरे देश का पतन हमें नहीं चाहना है, लेकिन हम अपने देश की तरक्की चाहते हैं, हम अपने देश का विकास चाहते हैं, लेकिन किसी अन्य देश के पतन की कीमत पर नहीं। दूसरे में क्या होगा, हम अपने देश का विकास चाहते हैं, भले ही दूसरे देश का पतन ही क्यों ना हो जाए। ये राष्ट्रवाद और अंध राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा अंतर है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये राष्ट्रवाद है और ये है अंध राष्ट्रवाद। दोनों में देश का विकास होगा। ठीक है, दोनों में देश का विकास होगा, लेकिन राष्ट्रवाद में देश का विकास हो, किंतु अन्य किसी देश के पतन की कीमत पर नहीं। किसी अन्य देश के पतन की कीमत पर नहीं। ठीक है, अंध राष्ट्रवाद क्या है, देश का विकास हो, भले ही किसी अन्य देश का पतन क्यों ना हो जाए, पतन क्यों ना हो जाए। ठीक है, देश का विकास हो किंतु किसी अन्य देश के पतन की कीमत पर नहीं। वहां देश का विकास हो, भले ही किसी अन्य देश का पतन क्यों ना हो जाए। ये जो होता है ना, ये राष्ट्रों के बीच संघर्ष को जन्म नहीं देता,
यहां पर क्या होगा, राष्ट्रों के बीच, राष्ट्रों के बीच संघर्ष का जन्म होता है। ठीक है, ये बात आप समझिएगा कि राष्ट्रवाद और अंधराष्ट्रवाद, और आप देखिएगा अंधराष्ट्रवाद जो है वो कहां कहां पर जन्म ले रहा है। अगर आप इसको समझे तो आपको बहुत हद तक बातें क्लियर हो जाएगी। ये अंधराष्ट्रवाद है और ये है राष्ट्रवाद हो जाएगा। अब देखिए अंधराष्ट्रवाद, ठीक है, राष्ट्रवाद जब ब्रिटेन फ्रांस की अगर हम बात करें, ब्रिटेन की बात करें, जब कह सकते हैं कि बुलियनिज्म का जब कॉन्सेप्ट था, वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण था, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण था, तो उस चरण में भी क्या था ना कि एक प्रकार से आप ये नहीं कह सकते हो कि वहां पर किसी अन्य देश का पतन नहीं हुआ। अरे ब्रिटेन ने भारत का पतन किया तभी तो, लेकिन अंतर क्या था? अंतर ये था कि वो ऐसे देश पर अपना कंट्रोल करते थे जो बहुत ही दयनीय अवस्था में थी, है ना, उस देश को। तो उसके आपसी संघर्ष में उतनी तनातनी नहीं होगी जितनी तनातनी कोई दो साम्राज्यवादी देश समान ताकतवर हो और आपस में जो लड़ रहा है, वो स्थिति में क्या होगा कि वहां पर तनातनी बहुत ही ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब ब्रिटेन फ्रांस वगैरह सब था, जब वो साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, वहां पर भी राष्ट्रवाद का थोड़ा सा जो है हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा एक मतलब जो है एग्रेसिव जो मोड था वो तो था, लेकिन इटली और जर्मनी के आने से जो एग्रेशन देखने को मिलता है वो एग्रेशन पहले जो है वो क्या है कि नहीं था। ठीक है, पहले वो नहीं था। अब देखिए अंधराष्ट्रवाद जब आया तो क्या क्या हुआ, इसको आप ऐसे समझिए कि इधर क्या होता है, अंधराष्ट्रवाद की जब बात आती है तो वो कैसे कहां पर मतलब जो है कैसे जन्म लेता है। तो हमने आपको बताया कि तुर्की ओटोमन साम्राज्य का कहां कहां पे होता है, पहले समझिए। एक तो तुर्की ओटोमन एम्पायर, ये क्या होता है, कमजोर होता है। कमजोर होगा तो इसका नियंत्रण कहां पे था, बाल्कन देशों में, बाल्कन देश। और यहां पर सर्व स्लाव जाति के लोग हैं, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स के लोग होंगे। तो इसने क्या किया, इसको अपने कंट्रोल में रखा। लेकिन यहां सर्व जाति, स्लाव जाति के लोग, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के फॉलोअर्स, ये लोग यहां पे निवास करते थे। जो तुर्की के जो सुल्तान था उस सुल्तान के धर्म से इतर था, इसीलिए इसका सपोर्ट जब ये कमजोर होने लगेगा ना तो यहां पर क्या होगा, यहां पर किसी को क्या करते हो कि आपकी कल्चर किसी अन्य देश, जिस देश को आप अपने कब्जे में करते हो, उन देशों की जो कल्चर है उस कल्चर से आपका कल्चर, उस देश के लोगों के धर्म से आपका धर्म अगर एकदम डिफरेंट है तो आप उसको तब तक कंट्रोल में रख पाओगे जब तक कि आप पावरफुल हो। जब आप पावरफुल हैं, जब तक आप शक्तिशाली हो, तब तक आप क्या करेंगे कि उस डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन वाले जो कंट्रीज होंगे, उसके जो लोग होंगे, उन लोगों को आप तब तक कंट्रोल में रख लोगे। लेकिन जैसे ही आप समझ जाइए कि आप जैसे कमजोर होगे तो वो देश जो आपके कंट्रोल में है, जो मजबूरन अपने जो है अपने आप को एक प्रकार से सरेंडर्ड स्थिति में रखा हुआ है, वो क्या करेगा कि वो आपकी अधीनस्थता को मजबूरन स्वीकार कर लेगा। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही आप कमजोर होगे वो क्या करेगा, अपने अपने क्षेत्र में अपनी आजादी की घोषणा करना स्टार्ट कर देगा। सेम चीज यहां पर हुआ, चाहे वो सर्बिया हो, चाहे वो आप कह सकते हो कि यूनान हो गया, चाहे बुल्गारिया हो गया, चाहे रोमानिया हो गया, चाहे मोल्डाविया हो गया, है ना, चाहे मोंटेनीग्रो हो गया, है ना, ये सब जो है, चाहे अल्बानिया हो गया, ये सारे के सारे देश जो है वो क्या करते हैं कि वो स्वतंत्र होने लगते हैं। वहां पे एक तरह से राष्ट्रवाद की भावनाओं का जन्म होने लगता है। तो राष्ट्रवाद की भावनाओं का जन्म होना ये बात सही है, लेकिन अंधराष्ट्रवाद की क्या हो जाएगा, जैसे क्या है कि ये रूस, ये है आपका सर्वस्लाव वगैरह सब है, ठीक है।
तो ये जब मतलब जो है कह सकते हैं स्वतंत्र होने की घोषणा करने लगेगा, तो यहां पे देखिए बात समझिएगा कि क्या होगा। ये स्वतंत्रता की, स्वतंत्र होने की इच्छा यहां पर होगी, ठीक है। जब आप स्वतंत्र होना चाहेंगे तो तुर्की इसका क्या करेगा, विरोधी हो जाएगा, विरोध करेगा। तुर्की क्या करेगा, विरोध करेगा। अब देखिए अपने आप गुट बनने लगेगा। तुर्की का ये अधीनस्थ देश था, जो तुर्की ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, तो जब ये थोड़ा कमजोर होगा ये स्वतंत्र होने लगेगा। और स्वतंत्र जब होगा तो जाहिर सी बात है तुर्की नहीं चाहेगा ना, जो परंपरा से कह सकते कई सालों से उसने जिस देश को अपने चंगुल में रखा, वो देश अगर स्वतंत्र होने लगेगा, इसलिए क्योंकि वो कमजोर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि वो आसानी से तो छोड़ेगा नहीं ना कि हाँ जाओ स्वतंत्र हो जाओ, अब जो है मैं कमजोर हो गया, आप जाके आप अपनी अपनी स्वतंत्रता को इंटरटेन करिए, ऐसा तो होगा नहीं। तो तुर्की क्या हो जाएगा, विरोध करेगा। तो तुर्की वर्सेस क्या हो जाएगा, वर्सेस हो जाएगा बाल्कन देश, ठीक है। अब यहां पे देखिए बाल्कन देश के इधर जो है वो कौन सा देश होगा, ऑस्ट्रिया होगा। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का जो रिलीजन है, कल्चर है, रिलीजन कल्चर, वो क्या होगा, वो इससे भिन्न है। ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को मानते हैं, ये लैटिन ऑर्थोडॉक्स को मानते हैं, ठीक है ना। तो इसका और इसका क्या होगा, अंतर होगा, है ना। और सबसे बड़ी बात कि ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सर्व लोग भी यहां पर भी निवास करते हैं, यहां पर भी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के लोग निवास करते हैं। तो ऑस्ट्रिया क्या सोचेगा, ऑस्ट्रिया ये सोचेगा कि अगर तुर्की के कमजोर होने से ये सारे राष्ट्र अगर स्वतंत्र होने लगेंगे तो इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट ऑस्ट्रिया पर भी पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में जो सर्व लोग यहां पे रहते हैं, जो स्लाव लोग रहते हैं, वो इन सब के मतलब स्वतंत्र होने की इच्छा से ये भी अपने आप को स्वतंत्र करने की इच्छा पालने लगेंगे। इससे क्या होगा, हमारा साम्राज्य कमजोर हो जाएगा। इसीलिए ये क्या करेगा, ये भी इसका दमन करने की कोशिश करेगा और इस रूप में ये क्या करेगा, तुर्की का समर्थन करेगा, तुर्की को ताकतवर बनाएगा कि नहीं तुम ताकतवर रहो ताकि ये स्वतंत्र ना होने पाए। और अगर ये स्वतंत्र हो गया तो तुम्हें जो नुकसान होना है उससे ज्यादा उसी तरह का नुकसान हमें भी होना है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करेगा, इसकी स्वतंत्रता का मतलब कह सकते हैं कि वो उसको दबाने की कोशिश करेगा। तुर्की भी इसकी स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश करेगा। परिणाम क्या होगा कि चूंकि दोनों का शत्रु ये है, तो एक प्रकार से दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, दोस्त। जस्ट लाइक देखिए आप इसको ऐसे समझिए, ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में जब बाल्कन युद्ध वगैरह सब हुआ था ना, तो ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में क्या था, बोस्निया हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना। और बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी हो जाएगा सेराजेवो, ठीक है। अब आप देखिए बोस्निया हर्जेगोविना किसके कंट्रोल में, ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में। एक एग्जांपल बता रहा हूं, सलाब उलाब ये क्यों सशंकित हो गया। बोस्निया हर्जेगोविना इसके कंट्रोल में है और बोस्निया हर्जेगोविना में निवास करने वाले अधिकांश लोग जो है वो कौन सी जाति के हैं, सर्व जाति के, सर्व स्लाव हैं, ठीक है। और क्या है, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को मानते हैं। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अगर कल्चर के दृष्टिकोण से देखा जाए, कम्युनिटी यानी समुदाय के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो बोस्निया हर्जेगोविना ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में ना होकर बल्कि वो किसके कंट्रोल में होना चाहिए था, सर्बिया के कंट्रोल में होना चाहिए था। लेकिन कंट्रोल किसका है, ऑस्ट्रिया। यहां पर क्या कर रहा है, राष्ट्रवाद जन्म ले रहा है। तो राष्ट्रवाद जब जन्म लेगा तो इसका प्रभाव उन सारे क्षेत्रों पर भी पड़ेगा जहां पर सर्व स्लाव और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के लोग निवास करेंगे,
ठीक है आकाश जी, आप ही के प्रश्न का देखिए ये सब जवाब आपको निकल कर सामने में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, बोस्निया हर्जेगोविना, यहां पर सर्ब लोग जो है सर्बिया के मतलब समर्थन में वो क्या करेगा, अपनी आवाज बुलंद करेगा ऑस्ट्रिया के खिलाफ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऑस्ट्रिया का फर्डिनेंड ड्यूक है, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड जो है राजकुमार अपनी पत्नी के साथ जाएगा, यहां पर भ्रमण करने के लिए जाता है। भ्रमण करने के लिए जाता है तो यहां पर राष्ट्रवाद की भावना एकदम धीरे धीरे क्या हो रहा था, एक उग्र राष्ट्रवाद में कन्वर्ट हो रहा था ना, रेडिकलाइज जिसको कहते हैं, रेडिकल नेशनलिज्म की ओर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो जब जाता है तो सर्ब जो है, सर्बिया जो होता है, सर्बिया राष्ट्रवाद से प्रेरित एक युवक जो है वो क्या करता है कि वो जाके जस्ट लाइक मतलब उसको आतंकवादी कहते हैं, लेकिन उसी तरह से समझ लीजिए जैसे भगत सिंह वगैरह थे भारत के, वो क्रांतिकारी थे, वैसे ही वो क्रांतिकारी युवक था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मिलता है नाम, ठीक है ना। तो वो क्या करता है कि वो जाकर वो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी सहित जो है उसकी हत्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो ऑस्ट्रिया, जाहिर सी बात है भैया, ऑस्ट्रिया का वो राजकुमार, वो शासक बनने वाला था, उसका राजकुमार था, तो राजकुमार, तो ये ऑस्ट्रिया पता करेगा तो पता ये चला कि किसी सर्बिया राष्ट्रवाद से प्रेरित किसी युवक ने उसकी हत्या की है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रिया क्या करेगा, सर्बिया से कहेगा कि आप उस युवक को मेरे हवाले करिए, 48 घंटे के हवाले करिए। लेकिन क्या होता है, सर्बिया मना कर देता है। सर्बिया कहता है कि भाई मतलब वो मना कर देता है, वो रिफ्यूट कर देता है। तब क्या करता है ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, ये 28 जून 1914 को होता है और एक महीने के भीतर ये सारी मतलब प्रसंग चलता है, सारी चीजें चलती है, और 28 जुलाई 1914 ईस्वी को तब ऑस्ट्रिया क्या करता है, सर्बिया पर हमला कर देता है, और इसके साथ ही क्या होता है, युद्ध की शुरुआत हो जाती है। क्लियर है, यहां तक आपको बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने आपको यह बताया कि अंध राष्ट्रवाद का विकास हो रहा है। तो अंध राष्ट्रवाद का एक उदाहरण आप समझिए। अब यहां पे देखिए, ये जो है ये सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना सर्बिया है, ये सर्बिया, इधर आप देखिए क्या होगा, रसा, इधर है रसिया, रसिया क्या करेगा, ऑस्ट्रिया जो है वो रसिया यहां से सपोर्ट करेगा किसका, सर्बिया का। सर्बिया का जब सपोर्ट करेगा तो इधर जो है ऑस्ट्रिया का सपोर्ट जो है फिर कौन करेगा, जर्मनी। जर्मनी सपोर्ट करेगा। अब आप देखिए अंध राष्ट्रवाद का एक एग्जांपल तो ये देखा कि भाई हमको तो अपना डेवलपमेंट करना है, हमको कुछ नहीं सोचना, अपना देश, चाहे उसका समुदाय क्या है, कल्चर क्या है, किसी का मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। ऑस्ट्रिया ने देखा, जर्मनी क्या करता है, जर्मनी अपना सपोर्ट देता है ऑस्ट्रिया को। क्यों सपोर्ट करता है, अब इसको ऐसे समझिए, जर्मनी जो है वो अंध राष्ट्रवाद का वो शिकार हो गया। मतलब आप समझ जाइए, मुसोलिनी जब 1870 से 90 के बीच, ठीक है, वो क्या कहते हैं उसको, सार्डिनिया पिडमांड का जो रहता है, कह सकते हैं कि इटली का यूनिफिकेशन में जिसका अपना एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, ठीक है ना। तो इसके बाद जर्मनी में जो है, जर्मनी में भी जो है बिस्मार्क है ना, बिस्मार्क के, तो बिस्मार्क के बाद क्या होता है कि 1890 ईस्वी के आसपास में वहाँ पर क्या होता है कि केसर विलियम सेकेंड जो है वहाँ का शासक बनता है। और वो केसर विलियम जो सेकेंड है वो क्या है कि वो देखता है, जर्मनी में हनोवर राज्य था, ठीक है, जर्मनी में एक राज्य होता है हनोवर, और इसी हनोवर राज्य से संबंधित एक वंश बना जिसको हनोवर वंश कहा जाता है, हनोवर डायनेस्टी कहा जाता है। और ये हनोवर डायनेस्टी का शासन कहां पे था, ब्रिटेन में। मेरी बात समझिएगा कि जर्मनी में एक राज्य है हनोवर राज्य, उसी हनोवर राज्य का एक वंश शासन कहां पे करता है, वो ब्रिटेन में शासन कर रहा होता है, इसलिए उसको हनोवर डायनेस्टी कहकर पुकारा जाता है। तो हनोवर डायनेस्टी ब्रिटेन में शासन कर रहा था, और उसके मतलब और ब्रिटेन का पूरी दुनिया में उसकी दादागिरी चल रही थी। तो जर्मनी का जो सम्राट जो सेकेंड था, उसको इस थी
कि हमारे ही राज्य का कोई डायनेस्टी जो है वो क्या है कि ब्रिटेन पर शासन कर रहा है और वो क्या है कि पूरी दुनिया में जो है अपना साम्राज्य, तो वो एक ईर्ष्या करने लगता है कि वो जो है वो अगर साम्राज्य यहां से जाकर पूरे दुनिया में स्थापित कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो क्या करता है कि ईर्ष्या जो है वो करता है ब्रिटेन से, और वो एकदम मन ही मन प्रण करता है। वो कहता है कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि मैं जर्मनी की जो नौसेना है उस नौसेना को हम जो है थल सेना जैसा शक्तिशाली क्यों ना बना ले। क्योंकि ब्रिटेन का नौसैन्य, चूंकि उस समय तो जो पानी वाला जहाज था वो सब जो है उससे व्यापार वगैरह ज्यादा होता था ना, तो वो जितना ज्यादा मतलब बेहतरीन अगर आपकी नौवहन व्यवस्था होगी आप उतने ही पावरफुल होंगे। और आप समझ जाइए जर्मनी ने क्या किया था ना कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक जाते जाते इम्पेरेटर नामक जो है एक इतना विशाल नाव का जो है निर्माण किया था, जहाज का, पानी वाले जहाज का निर्माण किया था कि उससे ही समझ जाइए कि रूस वगैरह सब, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब सशंकित हो गया था। क्यों? क्योंकि वही समुद्री जो वाहन है, समुद्री जो परिवहन है, उसी परिवहन से तो दुनिया में इधर से जाया आया जाता था, साम्राज्य स्थापित किया जाता था। वास्को डी गामा कैसे आया था? हवाई जहाज से थोड़ी आया था, वो तो पानी वाले ही जहाज से आया था ना, हिंदुस्तान के मतलब केरल के मालाबार क्षेत्र में जो है उतरा था वहां पर। तो कहा जाता है कि जर्मनी क्या करता है कि वो देखता है कि उसको मतलब ऑस्ट्रिया जो है कमजोर हो रहा है, क्योंकि रूस भी जो है इधर क्या कर रहा है, रूस जो है वो अपनी स्थिति को ये भी क्या करना चाह रहा है, मजबूत बनाना चाह रहा है। क्यों मजबूत बनाना चाह रहा है? क्योंकि तुर्की कमजोर हो रहा है, तो वो चाहता, वही बाल्कन, कल हमने आपको बताया था ना कि बाल्कन जो वो ब्लैक सी है, उस ब्लैक सी के थ्रू जो है और डार्डेनल्स एंड बॉस्फोरस जल संधि के माध्यम से वो भूमध्य सागर में प्रवेश करना चाहता है। तो तुर्की कमजोर हो रहा है, रूस उसका बेनिफिट उठा रहा है। इसके अगेंस्ट में ऑस्ट्रिया है, इसका दोस्त कौन है? ऑस्ट्रिया है। तो ऑस्ट्रिया का विरोधी जो है वो रूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूस क्या कर रहा है, सर्बिया का सपोर्ट कर रहा है। तो ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में कौन आ जाएगा? जर्मनी आएगा। जर्मनी रूस से क्या करता है? ईर्ष्या करता है। क्यों ईर्ष्या करता है? क्योंकि ये भी साम्राज्यवादी है और ये भी साम्राज्यवादी है, जर्मनी भी साम्राज्यवादी बन गया, उसको भी साम्राज्य चाहिए, रूस को भी चाहिए, है ना। तो रूस भी तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उसका औद्योगिकरण जो है वो जर्मनी, फ्रांस या ब्रिटेन की तुलना में बहुत बाद में हुआ। ठीक है, रूस का बहुत बड़ा मतलब जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा राज्य था, लेकिन रूस ने क्या किया, रूस ने भारत में क्या अपनी फैक्ट्री वगैरह बनाई थी, क्या क्या व्यापार नहीं भेज पाया। ठीक है, क्यों नहीं भेज पाया? क्योंकि उसके पास समुद्री सीमा ही नहीं था। उस तरह से समुद्री जो बंदरगाह होता है, जितना स्मूथली ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह सबका नीचे से देखिए कितना स्मूथली वो हिंदुस्तान के अंदर पहुंच जा सकता था, वो तो रूस के पास था नहीं उस तरह का, है ना। तो कहने का मतलब है रूस भी पिछड़ गया था, लेकिन रूस भी अब क्या चाह रहा था, उसका जार निकोलस सेकेंड जो था वो भी वो राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था थी, वो भी एकदम कह सकते हैं कि जर्मनी और इटली की तरह जो है वो भी चाहता है ताबड़तोड़ जो है हमको अब मौका। और तुर्की ओटोमन साम्राज्य चूंकि कमजोर हो रहा है, और तुर्की ओटोमन साम्राज्य और रूस में, रूस का ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इन सारे देशों की तुलना में रूस का एक प्लस पॉइंट ये था कि वो एक तरह से तुर्की के ज्यादा करीब था। यानी कि तुर्की, उसकी भौगोलिक अवस्थिति जो थी, उसका जो जियोग्राफिकल सिचुएशन था, वो तुर्की से बहुत ही करीब था अन्य देशों की तुलना में। इसलिए वो बार बार जो है वो क्या करता है कि उस ब्लैक सी में प्रवेश करने की कोशिश करता है। और आप बाल्कन युद्ध वगैरह देखते हैं, हमने आपको क्रीमिया का युद्ध बताया, ठीक है, फिर हमने आपको फ्रांस प्रशा का युद्ध 1870 में हुआ था, वो सारी बातें हमने आपको बताई थी, ठीक है ना। तो रूस जो है वो क्या करता है, रूस भी जो है वो एकदम एक तरह से अंध राष्ट्रवाद का वो भी अनुपालन करता है। जर्मनी में हमने आपको बता दिया था पागल हो गया था बिस्मार्क जो है, वो क्या है कि उसका मतलब जो है यूनिफिकेशन किया 90 तक जो है, और उसी के समय से विदेश नीति चेंज होने लगी थी। लेकिन जब केसर विलियम सेकेंड सम्राट बना तो उसने एकदम ताबड़तोड़ मचा दिया। तो जर्मनी क्या करेगा कि ऑस्ट्रिया का सपोर्ट करेगा, ठीक है, तो ऑस्ट्रिया का सपोर्ट करेगा। तो ये जो जर्मनी है ये भी अंध राष्ट्रवाद से प्रेरित हो गया, ऑस्ट्रिया भी अंध राष्ट्रवाद। क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाई, हमारा हित जो है सबसे पहले है, ये भी हमारा हित सबसे पहले है, रूस हमारा हित सबसे पहले है। इटली भी बहुत बाद में वहां पर राष्ट्रवाद की भावना या यूनिफिकेशन हुआ, ये भी पागल की तरह रहेगा। तो इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया,
ये सब हो जाएगा एक राष्ट्र का ग्रुप बनाएगा। ठीक है, और इस ग्रुप को कहा जाएगा ट्रिपल अलायंस। इसको कहा जाएगा ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल अलायंस। ठीक है, ट्रिपल अलायंस होगा, इसको कहा जाएगा त्रिपक्षीय संधि। ये जो है त्रिपक्षीय संधि इन सब के बीच होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, त्रिपक्षीय संधि। अब इधर देखिए कि यहां पर जो बात आपको समझना है कि रूस का जो साम्राज्य, हमने कल के क्लास में जब बताया था कि क्रीमिया का युद्ध क्यों हुआ था, है ना, तो उसमें हमने आपको क्या बताया था, वहां पर आप क्या देख रहे होते हो कि रूस के अगेंस्ट में ब्रिटेन और फ्रांस होता है। लेकिन क्या होता है कि जब वो प्रथम विश्व युद्ध की बात आएगी तो जो फ्रांस और ब्रिटेन है वो रूस के साथ होगा। कैसे, क्यों होगा? अब हमने आपको अभी क्या बताया कि जब हमने एक नक्शे में जो बताया वो यही तो बताया था ना कि यहाँ पे, हाँ, ये जो नक्शा में बताया था कि जर्मनी क्या करेगा, जर्मनी है यहाँ पर अंध राष्ट्रवाद जब जन्म लेगा तो अंध राष्ट्रवाद की स्थिति में ये केवल अपने हित की बात करेगा ना, तो ये क्या करेगा, ये जब बेल्जियम पर हमला कर देगा तो ये ब्रिटेन के पास आ जाएगा ना, ब्रिटेन का पास आ जाएगा तो ब्रिटेन का खतरा भी इससे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जर्मनी जो रूस का इसका जो है विरोधी है, ये जर्मनी का विरोधी कौन हो गया है, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन विरोधी है जर्मनी का, जर्मनी का विरोधी कौन है, रूसा है। इसीलिए ब्रिटेन और रूस जो है वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का दोस्त हो जाएगा। जबकि अगर आप देखिए तो जब रूस जब वो क्या कर रहा था, जब ये ब्लैक सी में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, डार्डेनल्स, बास्फोरस, इससे जो है निकल कर जो ये भूमध्य सागर में छा जाना चाहता था, तो उस समय ब्रिटेन के लिए ये एक खतरा था। और ब्रिटेन के लिए खतरा था तो इस वजह से रूस और ब्रिटेन एक दूसरे का विरोधी था। फ्रांस के लिए भी खतरा था क्योंकि फ्रांस का जो नेपोलियन तृतीय यहाँ का शासक था, उस समय जब हम क्रीमिया का युद्ध की बात कर रहे थे, तो ये नेपोलियन तृतीय जो है वो क्या करना चाहता था, तुर्की ओटोमन साम्राज्य के विघटन का वो भी लाभ उठाना चाहता था, वो भी व्यापार के क्षेत्र में जो है। तो फ्रांस, अब जाहिर सी बात है इसका विघटन होने से ये भी लाभ उठाना चाह रहा है, ये भी लाभ उठाना चाह रहा है, तो जाहिर सी बात है रूस और फ्रांस एक दूसरे का विरोधी हो जाएगा। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय में क्या था कि जर्मनी में चूंकि अंध राष्ट्रवाद ग्रसित हो रहा था और उसकी वजह से पूरी दुनिया में माहौल बहुत ही खराब हो गया था। ये जर्मनी फ्रांस के लिए भी खतरा था और ब्रिटेन के लिए भी खतरा था, और जर्मनी रूस का विरोधी था ही था। तो पता चला कि इसका सबका शत्रु जर्मनी है, तो ये सब जो है देश मिलकर क्या होगा। इसी तरह से इटली का भी जो है, इटली भी अपना ताकत जो है वो बढ़ा रहा है, यहाँ पर भी अंध राष्ट्रवाद है, तो ये सब का विरोधी जो है फ्रांस और ब्रिटेन हो जाएगा, रूस भी हो जाएगा। इसीलिए ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रिपल अलायंस जो है वो कौन कौन सा देश हो जाएगा, ये है, ठीक है। यहाँ पर जो है फिर क्या होगा कि यहाँ पर भी एक गुट बनेगा, इधर एक गुट बनेगा। कौन कौन सा आप देखिएगा, पहले था ब्रिटेन, फ्रांस और पहले जापान होगा, ठीक है। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, और ये ब्रिटेन, फ्रांस, जापान जो होगा ना, ये एक प्रकार से आप समझिएगा कि इसमें जो है ना, ये कौन कौन शामिल होगा। जापान को अभी हटा देते हैं, यहाँ पे ये रसा हो जाएगा, रसा, रूस हो जाएगा। तो ये ट्रिपल अलायंस हो गया ना, इसको ट्रिपल एंटेंते कहा जाएगा, उसको ट्रिपल एंटेंते, ENTENTE, ट्रिपल एंटेंते, ठीक है। ये ट्रिपल अलायंस हो गया, इसको त्रिगुट कहा जाएगा, इसको त्रिगुट कहा जाएगा, त्रिपक्षीय संधि, इसको त्रिगुट कहा जाएगा।
और ये हो जाएगा त्रिवर्ग, वो हो जाएगा त्रिवर्ग या त्रिपक्षीय सौहार्द, ये त्रिवर्ग, इसको कहेंगे त्रिपक्षीय सौहार्द। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही है ना, ये सब क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है ना कि वहां पर क्या था स्थिति थी। यहां पे सिचुएशन थोड़ा सा जो है, रूस जो वहां का, अंग्रेजों की नेवी बहुत ही स्ट्रांग थी, इसलिए तो पूरी दुनिया पे राज किया था। सही बात है, वो तो है ही है, लेकिन क्या होता है ना कि जर्मनी फिर अपने नौ सैन्य दृष्टिकोण से इतना ताकतवर हो जाता है ना। अच्छा, जर्मनी का देखिए एक और पॉलिसी समझिए कि रूस क्यों सशंकित हो गया, ब्रिटेन फ्रांस क्यों जर्मनी से सशंकित हो गया। तो याद रखिएगा, जो जर्मनी का जो शासक था ना, उसने क्या किया था कि एक बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन का निर्माण करता है। चूंकि बगदाद मतलब यहां पे आप समझ जाइए कि जैसे ये जर्मनी है, ठीक है, और बगदाद कहां पे होगा, यहीं पे देखिएगा, इधर जो है, इधर अरबिया का क्षेत्र, इराक, देखिए यहां पर बगदाद होगा, है ना। तो ये क्या था कि बर्लिन से लेकर पता नहीं कैसे कैसे ये अपना एक जो है ऑटोमन साम्राज्य तक वो क्या करना चाहता था, एक रेलवे लाइन का निर्माण करना था। तो रेलवे लाइन का जब निर्माण करने की बात कर रहा था ना, तो इसके लिए क्या हो रहा था कि जर्मनी ने क्या किया था, तुर्की के साथ एक समझौता किया था, ठीक है, कि यहां से, तो इस समझौते से बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन का निर्माण करना चाहता था। रसा सशंकित हो गया, और ब्रिटेन इसलिए सशंकित हो गया क्योंकि उसको लगता था कि जर्मनी बगदाद बर्लिन रेलवे लाइन का निर्माण कर वो भारत के उसका जो साम्राज्य है, उस साम्राज्य को डिस्टर्ब करेगा। हमने आपको क्या बताया था, हमने ये बताया था कि ब्रिटेन तो पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, जर्मनी और इटली का अभी जो है डेवलपमेंट हुआ, और वो भी चाह रहा है कि साम्राज्य का हमको साम्राज्य मिले, हमें उपनिवेश स्थापित करना है। लेकिन उपनिवेश तो अब कोई क्षेत्र रह नहीं गया था कि जिसको आप उपनिवेश बना सके। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन का जो अपना साम्राज्य था, अपना उपनिवेश था, अब उसी उपनिवेश को हड़पने की चाहत जो है वो जर्मनी और इटली रखने लगा था। इसलिए फ्रांस, ब्रिटेन जो है वो सशंकित था। और जैसे ही बगदाद बर्लिन रेलवे लाइन का निर्माण करने की जब बात होने लगी, तो वहां पर क्या होता है कि रूस भी सशंकित हो जाता है। भाई रसा देख ही रहे आप पूरा, इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस सशंकित हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि इससे क्या होगा कि जो गुट बनेगा वो जो है, तो बगदाद रेलवे लाइन का निर्माण किया जाना, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए करीब करीब आपको सारी चीजें जो है वो तैयार हो रहा है अपने आप जो है, ये सब चीजें कि आप देख रहे हो, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा हो गया, उग्र तथा विकृत राष्ट्रवाद ये समझ गए, औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा ये भी समझ में आ गया, यूरोप में बढ़ता सैन्यवाद ये भी समझ में आ रहा है, जर्मनी की सामुद्रिक नीति जो है, हमने आपको बताया क्या, जर्मनी का जो शासक था केसर विलियम सेकेंड, वो क्या कह रहा था कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि मैं अपनी नौ सैन्य शक्ति को उतना ताकतवर नहीं बना लेता जितनी ताकतवर हमारी थल सेना है। और वो क्या करता है कि वो, हमने आपको बताया कि वो इंपेरेटर नामक एक ऐसा विशाल जहाज का निर्माण करता है जो कि कह सकते हैं जिससे ब्रिटेन और फ्रांस एकदम सशंकित हो गया। तो जर्मनी की जो सामुद्रिक नीति थी, वो नीति भी क्या करता है, प्रथम विश्व युद्ध को जन्म देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए गुटों की प्रतिद्वंदिता, समझ में आ रहा है ना, अपने आप समझिए, दो गुट बन गए। कौन कौन सा गुट होगा रटने की जरूरत नहीं है। अब कौन कौन सा गुट होगा, एक तरफ ऑस्ट्रिया होगा, ऑस्ट्रिया के पक्ष में कौन होगा, जर्मनी, जर्मनी के पक्ष में, जर्मनी के साथ और कौन होगा, इटली, ये सब इस देश इधर हो जाएगा, और इधर बुल्गारिया भी शामिल हो जाएगा, बुल्गारिया। दूसरी तरफ क्या होगा, रूस होगा, रूस के बाद क्या होगा, रूस के बाद हो जाएगा सर्बिया भी होगा, सर्बिया के बाद जो इधर क्या हो जाएगा, इधर फ्रांस हो जाएगा,
फ्रांस के बाद जर्मनी होगा, उधर बाद में जापान भी शामिल हो जाएगा। तो ये सब जो है इधर का देश होगा। और ये सब में क्या होगा, मैं बड़ा कि तू बड़ा का, यही है गुटों की प्रतिद्वंदिता। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद देखिए इंग्लैंड और जर्मनी के शासकों का एक वंशीय हो जाना। जर्मनी में हनोवर डायनेस्टी, यहां पर हुए हनोवर डायनेस्टी, लेकिन हनोवर राज्य जर्मनी में था। जर्मनी इस बात की ईर्ष्या करता था वहां का शासक कि यहां पर मेरे ही राज्य का एक जो है कह सकते हैं वंश, और ये जो है पूरी दुनिया में मेरी दादागिरी क्यों नहीं, ये जो है वहां पर। इसके बाद देखिए बगदाद रेलवे, ये हो गया बगदाद रेलवे, देख लिया बगदाद, बर्लिन बगदाद रेलवे। और एक चीज ध्यान रखना है, किसी अंतरराष्ट्रीय संघ का अभाव, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और ये आप समझ जाइए प्रथम विश्व युद्ध का एक बहुत ही बेहतरीन परिणाम होगा जब राष्ट्र संघ की स्थापना होगी। ठीक है, ये बात सही है कि वो असफल हो जाता है, वो अगले किसी विश्व युद्ध को रोक पाने में असफल हो जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाती है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 में जो यूएनओ की स्थापना की, वो कहीं ना कहीं राष्ट्र संघ ने ही तो उसके मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य किया, तभी तो यूएनओ का जन्म हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ, सेकेंड विश्व युद्ध के बाद यूएनओ की स्थापना होती है। तो यहां पर क्या दिखा रहा है, यहां पर दिखा रहा है कि हाँ, अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध के पहले कोई इस तरह का अंतरराष्ट्रीय संगठन तो था नहीं, और अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं था तो ये जो तनातनी का वातावरण, जो साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, राष्ट्रवाद, मिलिट्रिज्म जो है, या फिर नेशनलिज्म हो गया, या फिर जो है इंपीरियलिज्म हो गया, ये सब जो एक कह सकते हैं कि पूरे दुनिया में जो एक तनावपूर्ण वातावरण को क्रिएट कर रहा था, इसका कोई भी ऐसा संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं था जो इसको रोक पाता। ठीक है, जो इसको रोक पाता। और इस तरह से क्या होगा कि किसी अंतरराष्ट्रीय संघ का अभाव होना, ये भी वास्तव में क्या होगा कि ये भी प्रथम विश्व युद्ध का क्या बन जाएगा, कारण बन जाएगा। अंतरराष्ट्रीय अराजकता और संकट का मतलब ये हो गया कि कमजोर देश, कौन सा देश है, सर्बिया, कौन सा देश है भाई, बुल्गारिया, ये सब कमजोर देश है। ठीक है, राष्ट्रवाद का सब इस पर जो है वो क्या करता है, कंट्रोल, कोई ये कंट्रोल करना चाहे, कहीं रसा, कहीं ऑस्ट्रिया, कहीं जर्मनी, कहीं फ्रांस, कभी तुर्की, ये सब एक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय अराजकता और संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और ये ध्यान रखना है, युद्ध का मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार करना का मतलब ये हो गया कि प्रथम विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है कि युद्ध का मनोवैज्ञानिक वातावरण भी क्रिएट किया जा रहा था। और वो क्रिएट क्या किया जा रहा था कि लोगों ने ये कहा कि समय समय पर, टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, किसी देश को टाइम टू टाइम जो है युद्ध में इन्वॉल्व होते रहना चाहिए। क्यों इन्वॉल्व होते रहना चाहिए, इससे क्या होता है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान, हम लोग खूब लड़ाएंगे, भारत के अंदर लड़ रहे, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया। अब हम लोग अपना आपसी झगड़ा छोड़कर अपना देश, अरे मेरा देश मेरा महान, वो क्या है कि हम लोग आएंगे, हम सब हिंदुस्तानी हैं, सारी दुनिया क्या है, वो सब राष्ट्रवाद की भावनाएं सब पनपने लगती है। तो युद्ध क्या होता है कि युद्ध जब होगा तो हम लोग आपसी झगड़े को भूल कर जो है, जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता है, तब हम लोग भारतीय लड़ते हैं, क्या हम लोग सोचते हैं नहीं भारत जीत जाए, भारत जीत जाए। हम ये नहीं सोचते कि हिंदू जीत जाए, मुसलमान जीत जाए, ब्राह्मण जीत जाए, वैश्य जीत जाए, शूद्र, इस तरह से तो नहीं करते ना, हम लोग सोचते भारत जीत जाए। तो क्या होता है कि जो मनोवैज्ञानिक वातावरण की जब बात आती है तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी विचारधारा का समर्थन करना जो क्या कहता है, जो युद्ध का समर्थन करता है। और वो कहता है कि टाइम टू टाइम किसी ना किसी देश को अपना एक कोई ना कोई युद्ध में इन्वॉल्व होना चाहिए। उससे क्या होता है कि उससे जो वातावरण जो कह सकते हैं कि अलगाववाद की या जो आपसे स्वार्थ का जो वातावरण जन्म लेता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है उससे। तो इस वजह से तो ये एक वातावरण जो है वो क्रिएट किया जाने लगता है। और इस तरह से क्या होता है, फिर तात्कालिक कारण के रूप में वही ऑस्ट्रिया वाली जो बात हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रियाई राजकुमार बोस्निया हर्जेगोविना गया था, वहाँ पर एक सर्व राष्ट्रवादी ने उसकी हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया से जवाब मांगा 48 घंटे के भीतर, लेकिन वो जवाब नहीं दिया। तब ऑस्ट्रिया सर्बिया पर आक्रमण कर देता है और इस तरह से फिर क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत है ना? तो हमने देखिए आपको इस तरह से बांट दिया ना, तो ये चीज जो है इससे क्या हो गया, आपको एक सफाई मतलब एक गाइडलाइन मिल जाता है, एक आपको बहुत
मतलब जो है कह सकते हैं कि आसान बना देता है चीज़ों को लिखना। अगर आप इसी को जो है समझ कर अगर आप लिख दीजिए तो बस हो गया, वही प्रथम विश्व युद्ध का कारण बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत ही सरलता से, आसानी से ये सारी बातें हमने समझाई। तो फिलहाल आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे हम लोग फिर इसी समय और बात करेंगे फिर इसके परिणाम के बारे में, इसके रिजल्ट के बारे में, है ना। तो ये चीज़ जो है एक बार देख लीजिएगा। हम नोट्स भी शीघ्र जो है वो डाल दूंगा। बन गया नोट्स, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्या करते हैं ना कि जब आप पढ़ते रहते हैं, देखिए ये सब नोट्स तैयार हो गया है, तो अभी थोड़ा सा जो है बस एक बार प्रूफ रीडिंग वगैरह सब चल रहा है, तो बस एक बार होगा, इसको अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। तब तक मैं तो आपको इतना अच्छा से समझा दिया। अब आप अगर आंख बंद करके अगर आप सोचोगे तो आपको बहुत ही क्लियरली पता चल जाएगा प्रथम विश्व युद्ध क्या है ना। तो अपने आप आंख बंद करिए, आप सोचिए ना, देखिए ना अपने आप, आपको कम से कम 5-7 पॉइंट तो आप अपने आप जो है बिना पढ़े आप रेखांकित कर सकते हैं, आपके मन मस्तिष्क में अपने आप आ जाएगा। तो फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल इसी विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।